हेलो एवरीवन। आज हम एक नए सफर पर चलेंगे। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। जैसे ही कॉन्फॉर्मेशन टर्म आती है, ये आइसोमेरिज्म का पार्ट है। आइसोमेरिज्म क्या होता है सभी को पता है, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो बताइए कॉन्फॉर्मेशन जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है या स्टीरियो? ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चरल मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, लेकिन स्पेस में एटम या ग्रुप की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। और कॉन्फॉर्मेशन में इसका कॉज क्या है ये पता है आपको? ये सैचुरेटेड कंपाउंड शो करते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड एक्सिस के आसपास जो रोटेशन होता है वो फ्री होता है। एक कार्बन को फिक्स करके आप दूसरे को रोटेट कर सकते हैं। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्सिस के आसपास फ्री रोटेशन के कारण जो वेरियस अरेंजमेंट आपको मिलेगी एटम या ग्रुप्स की, उसको हम बोलेंगे कॉन्फॉर्मेशन। जो फॉर्म्स हैं उनको कॉन्फॉर्मर्स बोला जाता है। इसको रोटेशनल आइसोमर्स भी बोला जाता है, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्सिस के आसपास फ्री रोटेशन के कारण डिफरेंट फॉर्म्स आपको मिल रहे हैं। कई टर्म्स यहां पर आती है, जैसे डायहेड्रल एंगल क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है। तो ये टर्म्स जैसे आपको समझ में आएगी तो टॉपिक समझ में आने लगेगा। सबसे पहली टर्म है डायहेड्रल एंगल। तो यहां पर जो कॉन्फॉर्मर्स हम ड्रॉ करेंगे वो प्लेनर फॉर्म में हम आपको रिप्रेजेंट करके बताएंगे। जो प्लेनर फॉर्म है उसको बोला जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एक्चुअल में कार्बन सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो कार्बन के आसपास जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। यहां प्लेनर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, मतलब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो डायहेड्रल एंगल क्या है? तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के एटम के बीच का जो एंगल है वो है डायहेड्रल एंगल। और टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है? तो डिफरेंट जो बॉन्ड पेयर्स हैं कंपाउंड में वो एक दूसरे को रिपेल करती है। तो रिपल्शन के कारण मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, वो टॉर्शनल स्ट्रेन है। मेनली दो टाइप के कॉन्फॉर्मर्स आपको मिलते हैं, एक तो स्टैगर्ड, दूसरा इक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच के जो फॉर्म्स हैं उनको क्या बोला जाता है? स्क्यू या गॉच फॉर्म। जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन यानी बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। और जो इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम होती है, रिपल्शन मैक्सिमम, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। और स्क्यू या गॉच फॉर्म में क्या होगा? उनकी स्टेबिलिटी इन दोनों के बीच की होगी, क्योंकि टॉर्शनल स्ट्रेन या रिपल्शन इंटरमीडिएट है बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स फॉर्म। हमें डिस्कस करना है आज कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है। जो वेरियस फॉर्म्स अभी हम आपको बताएंगे, बिल्कुल आसान कर देंगे, बड़ा मजा आने वाला है इस टॉपिक में आपको। ब्यूटेन में देखिए 4 कार्बन की चेन है, ये कार्बन एटम नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। हम जो कॉन्फॉर्मर्स ड्रॉ कर रहे हैं वो 2 और 3 के बीच में ड्रॉ कर रहे हैं। तो कार्बन एटम नंबर 2, इसकी 3 वैलेंसीज आपको दिखाई दे रही है, 2 हाइड्रोजन एटम और एक मिथाइल ग्रुप। कार्बन एटम नंबर 3, ये 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल, ठीक है। कार्बन एटम नंबर 2 को हम क्या करेंगे? फिक्स रखेंगे सारे कॉन्फॉर्मर्स में, इसको फिक्स रखेंगे और कार्बन एटम नंबर 3 को रोटेट करेंगे। तो कार्बन एटम नंबर 2 देख लीजिए, यहां उसको रिप्रेजेंट नहीं किया है, ये जो सेंटर है ये कार्बन एटम नंबर 2 है, और इसकी 3 वैलेंसी, एक मिथाइल और 2 हाइड्रोजन।
समझ में आया इतना? अब कार्बन एटम नंबर 3 को देखिए, इसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया है और इसकी 3 वैलेंसी, 2 हाइड्रोजन और मिथाइल, ये रेड कलर से डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट की। तो फिर से देखिए कार्बन एटम नंबर 2 ये बीच में है यहां पर कहीं, और ये 3 वैलेंसी, 2 हाइड्रोजन एक मिथाइल, और कार्बन एटम नंबर 3 एक सर्कल से, रिंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन और एक मिथाइल। ठीक है, अब ओवरऑल न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे दिखाई देगा वो देखिए। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, प्लेनर रिप्रेजेंटेशन है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। दिख रहा है आपको कार्बन एटम नंबर 2 यहां है, और जो रिंग या सर्कल है वो कार्बन एटम नंबर 3 है। तो 2 और 3, 2 को हम फिक्स रखेंगे और 3 को रोटेट करेंगे। कितने एंगल से रोटेट करेंगे देखिए, ये एंगल कितना है, ये मिथाइल और इस हाइड्रोजन के बीच में 120 डिग्री, और ये मिथाइल और ये बैक वाला जो कार्बन है, कार्बन एटम नंबर 3, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ये 120, ये उसके सेंटर में है 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, वेरियस फॉर्म्स में कार्बन एटम नंबर 2 को फिक्स रखेंगे और 3 को रोटेट करेंगे। कितने एंगल से, 60 डिग्री से। तो देखिए ये जो फॉर्म है ये एंटी या स्टैगर्ड फॉर्म है, क्योंकि दोनों मिथाइल अपोजिट है। ठीक है, तो ये एंटी फॉर्म या स्टैगर्ड फॉर्म, इसमें 2 मिथाइल के बीच में रिपल्शन मिनिमम है, तो ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। अब यहां डायहेड्रल एंगल यदि आपसे पूछा जाए कि भाई डायहेड्रल एंगल बताइए एंटी या स्टैगर्ड फॉर्म में, तो 2 मिथाइल ग्रुप के बीच में एंगल कितना है, ये कार्बन एटम नंबर 2 है और रिंग वाला कार्बन एटम नंबर 3 है, तो 2 मिथाइल के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। यदि मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच का एंगल पूछा जाए तो वो कितना है, 60 डिग्री है ना, इजीली अब आप बता सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कार्बन एटम नंबर 2 को फिक्स रखेंगे और कार्बन एटम नंबर 3 को रोटेट करेंगे, मतलब जो रिंग है, सर्कल है, उसको रोटेट करेंगे। कितने डिग्री से, 60। कार्बन एटम नंबर 2 को हमने फिक्स रखा, ठीक है, और 3 को रोटेट करना है कितने एंगल से, 60 डिग्री से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डायरेक्शन भी देखिए, एंगल भी देखिए, समझ में आ रहा है। 2 को फिक्स किया, 3 को रोटेट करेंगे कितने एंगल से, 60 डिग्री से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हाइड्रोजन कहां आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के बैक साइड। ये इमेजिन करना पड़ेगा आपको, यहां हम दिखा रहे हैं, ये हाइड्रोजन इसके बैक आ जाएगा, ये मिथाइल इस हाइड्रोजन के बैक साइड होगा, और ये हाइड्रोजन इस मिथाइल के बैक साइड होगा। इस रिंग को 60 डिग्री से हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कार्बन एटम नंबर 3 की पोजीशन क्या होगी, ये हाइड्रोजन इसके बैक, ये मिथाइल इस हाइड्रोजन के बैक, और ये हाइड्रोजन इस मिथाइल के बैक साइड। देखिए आया समझ में, है ना, इजी हुआ ना। तो ये एंटी या स्टैगर्ड फॉर्म में 60 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट किया। ये इक्लिप्स फॉर्म है, क्योंकि हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल है। कार्बन एटम नंबर 2 के जस्ट बैक में कार्बन एटम नंबर 3 है, तो ये इक्लिप्स फॉर्म है। अब इस इक्लिप्स फॉर्म में आपसे पूछा जाए कि भाई मिथाइल और हाइड्रोजन, ये डायहेड्रल एंगल क्या है, तो मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, उसके जस्ट बैक साइड है। और मिथाइल मिथाइल में पूछा जाए तो कितना है, दिख रहा है आपको, ये 120 डिग्री। ठीक है, तो एंटी या स्टैगर्ड फॉर्म को हमने 60 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो आपको मिला पार्शियली इक्लिप्स। अब पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म आपके पास है, फिर से 60 डिग्री रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा, कार्बन एटम नंबर 2 को फिक्स रखना है, देखिए उसको फिक्स रखा है, 3 को रोटेट करना है, 3 मतलब ये सर्कल रिंग को रोटेट करना है। तो ये मिथाइल कहां होगा, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री से रोटेट हो रहा है। ये हाइड्रोजन कहां होगा, इन दोनों मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में, यहां कहीं। और ये हाइड्रोजन कहां होगा, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में। समझ में आया, बिल्कुल इजी है। तो 60 डिग्री से कार्बन एटम नंबर 3 को हम रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज। देखिए क्या है, मिथाइल इसके बीच में आ गया दोनों के, ये हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में, ये हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में।
इसको बोलेंगे हम स्क्यू या गॉच फॉर्म। यदि इस फॉर्म में आपसे पूछा जाए कि डायहेड्रल एंगल क्या है, तो दो मिथाइल के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में पूछे 60 डिग्री, इजी है ना। अब इस स्क्यू या गॉच फॉर्म को लेंगे, ये स्क्यू या गॉच फॉर्म आपके पास है, इसको फिर से 60 डिग्री रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज भी तो कर सकते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो वापस क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, वही फॉर्म मिल जाएगा, पार्शियली इक्लिप्स जो था। तो अपने को रोटेट करना है 60 डिग्री से क्लॉकवाइज। तो ये मिथाइल इस मिथाइल के पीछे होगा, देखिए ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के बैक साइड होगा और ये हाइड्रोजन इसके बैक, तो आपको मिलेगा फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म। समझ में आया? फिर से देखिए, ये एंटी या स्टेगर्ड फॉर्म है, कार्बन एटम नंबर 2 फिक्स रख के 3 को हम रोटेट कर रहे हैं 60 डिग्री से क्लॉकवाइज, तो आपको मिलेगा पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म। फिर पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म को 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, रोटेट वही होगा कार्बन एटम नंबर 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये मिथाइल इसके बीच में आ जाएगा, मतलब आपको मिलेगा स्क्यू या गॉच फॉर्म। फिर स्क्यू या गॉच को आप रोटेट करेंगे 60 डिग्री से, तो आपको मिलेगा फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म। तो ब्यूटेन की ये 4 कॉन्फॉर्मर्स हैं, ब्यूटेन के 4 कॉन्फॉर्मर्स हैं। पहला एंटी, दूसरा पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। फिर पार्शियली इक्लिप्स को आपने रोटेट किया 60 डिग्री से, तो आपको मिला स्क्यू या गॉच, और स्क्यू या गॉच को रोटेट किया 60 डिग्री से, तो आपको मिला फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो टोटल ये 4 कॉन्फॉर्मर्स हैं ब्यूटेन के, कौन कौन से, एंटी, उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स्ड, स्क्यू या गॉच और फुल्ली इक्लिप्स्ड। अब इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो स्टार्टिंग में आपको क्या बताया है, स्टेगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम है, और इक्लिप्स फॉर्म में रिपल्शन ज्यादा है यानी टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा है, तो वो अनस्टेबल है। अब एक अपने पास फुल्ली इक्लिप्स्ड है और एक पार्शियली इक्लिप्स्ड है, एक स्क्यू या गॉच है और एक एंटी फॉर्म है, तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा, तो नेचुरली एंटी या स्टेगर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों मिथाइल अपोजिट है, रिपल्शन मिथाइल ग्रुप्स में मिनिमम। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद स्क्यू या गॉच फॉर्म आएगा, ये स्क्यू या गॉच, इसमें रिपल्शन कम है। फिर पार्शियली इक्लिप्स आएगा और फुल्ली इक्लिप्स हाईली अनस्टेबल फॉर्म होगा। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर आप देखेंगे तो एंटी मोस्ट स्टेबल, फिर स्क्यू या गॉच, फिर पार्शियली इक्लिप्स और फिर फुल्ली इक्लिप्स। याद रखना आसान है, इक्लिप्स फॉर्म अनस्टेबल है, रिपल्शन ज्यादा है, स्क्यू और एंटी में रिपल्शन कम है। तो एंटी में मिनिमम है क्योंकि दोनों मिथाइल जस्ट अपोजिट, और फुल्ली इक्लिप्स हाईली अनस्टेबल है क्योंकि दोनों मिथाइल एक के जस्ट पीछे है, मतलब रिपल्शन ज्यादा है। अब यदि एंटी फॉर्म में आपसे पूछें कि डायहेड्रल एंगल क्या है दो मिथाइल ग्रुप के बीच में, तो आपका आंसर क्या होगा, 180 डिग्री। स्क्यू फॉर्म में डायहेड्रल एंगल कितना है, तो 60 डिग्री। पार्शियली इक्लिप्स में कितना है, 120 डिग्री, और फुल्ली इक्लिप्स में 0 डिग्री। अब इसको एनर्जी डायग्राम से, ग्राफ से भी आप देखिए, ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है पोटेंशियल एनर्जी और एंगल ऑफ रोटेशन के बीच में। एंटी फॉर्म में एनर्जी मिनिमम है, ठीक है। यदि 60 डिग्री से आप रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी फॉर्म से आपको क्या मिलता है, सबसे पहले पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म। फिर 60 डिग्री से रोटेट करते हैं, मतलब सीधे एंटी से आपने 120 डिग्री रोटेट किया तो आपको स्क्यू या गॉच फॉर्म मिलेगी। और फिर 120 से 60, फिर 60 से हमने रोटेट किया तो स्क्यू कन्वर्ट हो जाएगा फुल्ली इक्लिप्स। तो सबसे पहले एंटी फॉर्म को 60 डिग्री रोटेट किया, क्या मिला था, पार्शियली इक्लिप्स्ड। फिर 60 से रोटेट किया था तो मिला था स्क्यू या गॉच, और फिर 60 से रोटेट किया तो आपको मिला फुल्ली इक्लिप्स्ड। अब एनर्जी वाइज भी यहां देख सकते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है,
तो फुल्ली इक्लिप्स की एनर्जी इधर बढ़ रही है, एनर्जी सबसे ज्यादा फुल्ली इक्लिप्स की, तो ये हाईली अनस्टेबल है। उसके बाद उससे कम एनर्जी किसकी है, पार्शली इक्लिप्स की, तो उससे ये ज्यादा स्टेबल है। उससे ज्यादा स्टेबल स्क्यू या गॉच है, और सबसे कम मिनिमम एनर्जी जीरो लेवल पे एंटी फॉर्म। तो एंटी से ज्यादा एनर्जी स्क्यू की, दिख रही है एनर्जी आपको 3.8 किलो जूल पर मोल। उससे ज्यादा एनर्जी पार्शियली इक्लिप्स की, एंटी और पार्शियली इक्लिप्स का डिफरेंस है 14.6 किलो जूल पर मोल। और सबसे ज्यादा एनर्जी है फुल्ली इक्लिप्स। अब आपसे क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, दूसरा एक फॉर्म के दूसरे फॉर्म में जो इंटर कन्वर्शन है उसके लिए रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो एंटी और पार्शियली इक्लिप्स, एंटी को पार्शियली इक्लिप्स में कन्वर्ट करना है तो एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री, एंटी को स्क्यू में सीधे कन्वर्ट करना है तो एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री, एंटी को सीधे आपको फुल्ली इक्लिप्स में कन्वर्ट करना है तो एंगल ऑफ रोटेशन आपको दिखाई दे रहा है 60 60 60 मतलब 180 डिग्री। यदि फुल्ली इक्लिप्स को सीधे एंटी में कन्वर्ट करना है तो फिर से 180 डिग्री एंगल है। फुल्ली इक्लिप्स को स्क्यू में कन्वर्ट करना है 60 डिग्री है एंगल ऑफ रोटेशन, स्क्यू को पार्शियली इक्लिप्स में कन्वर्ट करना है 60 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन। समझ में आया। फिर एक डिफरेंस और हमें बताना है, हम यहां वर्ड यूज कर रहे हैं कॉन्फॉर्मर्स। ब्यूटेन के 4 कॉन्फॉर्मर्स हैं। कॉन्फॉर्मर्स को क्या आप सेपरेट कर सकते हैं, जैसे दूसरे आइसोमर्स होते हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हैं, यहां हम आइसोमर्स नहीं बोल रहे हैं, यहां कॉन्फॉर्मर्स बोल रहे हैं। ब्यूटेन के फॉर्म से, तो ये फॉर्म से तो ये इंटर कन्वर्टिबल तो है लेकिन इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम है। तो यहां पर जैसे आप मार्केट में जाएंगे, आप बोलेंगे भैया मुझे ये एंटी फॉर्म दे दो, कॉन्फॉर्म ब्यूटेन का कॉन्फॉर्मर है, तो आपको अलग से नहीं मिलेगा, आपको पूरा ब्यूटेन ही मिलेगा। ब्यूटेन मैक्सिमम टाइम डिवोट करता है एंटी फॉर्म में क्योंकि उसमें वो मोस्ट स्टेबल है। जब एनर्जी चेंजेस होंगे, जैसे आपने हीट कर दिया ब्यूटेन को तो स्क्यू में कन्वर्ट हो सकता है, और हीट किया और एनर्जी बढ़ेगी, पार्शियली इक्लिप्स में कन्वर्ट हो सकता है, और हीट कर दिया और एनर्जी दे दी, प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो एनर्जी चेंजेस के कारण, टेम्परेचर प्रेशर के इफेक्ट के कारण एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मैक्सिमम टाइम को एंटी फॉर्म में डिवोट करेगा, मैक्सिमम टाइम एंटी फॉर्म में मिलेगा। और फुल्ली इक्लिप्स हाईली अनस्टेबल है, जैसे इसमें कन्वर्ट होगा तुरंत वो चेंज होगा, ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट होगा। ये समझ में आ रहा है। ये डिफरेंट फॉर्म्स है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्टिबल है, इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं। ठीक है, आज के लिए काफी है, समझ में आया, बिल्कुल इजी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।